नमस्कार, आपका स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। आप देख रहे हैं न्यूज रूम से सवाल इंडिया का। तो सवाल इंडिया में सबसे पहले हम आपको बिहार की हर वो हलचल दिखाएंगे जो चुनावी जमीन पर घट रहा है, उसकी आंखों देखी दिखाएंगे। तो आज 6 तस्वीरें कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आपके सामने रख रही हूँ, एक एक करके स्क्रीन पर आपके सामने फ्लैश करूंगी। जरा ये तस्वीर देखिए आप। पहली तस्वीर जहां पर आप देख रहे हैं किशनगंज बिहार में लूट मची है। किस चीज की? बिरयानी की। तो यहाँ से कैंडिडेट है AIMIM के टिकट पर तौसीफ आलम। उनका नामांकन था और नामांकन के बाद ये बिरयानी की दावत थी, लेकिन इस दौरान कार्यकर्ताओं में जिस तरह से ये लूट मची, ये तस्वीरें अब जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हैं। वायरल होने की वजह एक और ये भी है कि देखिए, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आचार संहिता लागू हो जाती है, तो आचार संहिता के उल्लंघन का भी एक कंप्लेंट का मामला यहाँ बन रहा है। लेकिन अभी आपको बता दें कि इस पर हालांकि अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं वैशाली बिहार से, जहां पर धमकी के बाद आखिरकार मुन्ना शुक्ला की बेटी को टिकट दिया गया है। धमकी क्या थी कि निर्दलीय लड़ पड़ेंगे चुनाव अगर टिकट नहीं दिया गया। देखिए, जेल से भी हाल ये है कि इस तरह की धमकीबाजी करके आखिरकार आला कमान पर को प्रेशराइज करके टिकट इस तरह से हासिल किए जा रहे हैं। अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं पटना बिहार से, जहां पर पोस्टर चर्चा में है। और चर्चा में क्यों है? क्योंकि इस पोस्टर में बिहार है तैयार 14 नवंबर को। आपको सभी बड़े नेताओं की तस्वीर यहां पर दिखाई दे रही है, लेकिन इस तस्वीर में नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गठबंधन के बाकी सहयोगी इसमें से गायब हैं। ना तो इसमें मांझी की तस्वीर है, ना चिराग पासवान की तस्वीर है, ना ही कुशवाहा की तस्वीर है। और इसीलिए क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है या नीतीश जरूरी है या मजबूरी है बीजेपी के लिए, ये सवाल है। चौथी तस्वीर जहां पर आपको दिखाते हैं तेज प्रताप यादव, जिस समय देखिए निकल रहे थे नामांकन के लिए, बहन को वीडियो कॉल लगाया है। और ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल, क्योंकि परिवार साथ नहीं और ऐसे में बहन रोहिणी को फोन लगाया तो उसकी झलक कैमरों में कैद हुई। पुणे महाराष्ट्र की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर घुटनों के बल चलते हुए बदमाश दिखाई दिए। और ये तस्वीर, इसकी डिटेल आगे कार्यक्रम में मैं आपके सामने रखूंगी। लेकिन आइए अब आज की राजनीति के बड़े सवाल की तरफ चलते हैं जो बिहार से निकल रहा है। और बड़ा सवाल ये है कि क्या चुनाव के बाद अगर एनडीए को बहुमत मिलता है तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे? और ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दिया है जो वायरल है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हमारे नेता तो नीतीश कुमार हैं, उनकी अगुवाई में ही एनडीए चुनाव लड़ रहा है, लेकिन चुनाव के बाद, नतीजे आने के बाद विधायक दल तय करेगा नेता कौन है। और इसी सवाल के साथ ये खबर अब सवाल के रूप में पूछी जा रही है कि नीतीश कुमार बीजेपी के लिए जरूरी है या मजबूरी है। बिहार एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर मचा घमासान अभी शांत ही हुआ था कि इस बीच मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी तो पहले से कहती आ रही है कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन अमित शाह के एक बयान के बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि क्या नीतीश कुमार की कुर्सी पर कोई खतरा मंडरा रहा है। पहले आपको अमित शाह के उस बयान के बारे में बताते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा था। शाह ने कहा था, वर्तमान में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहा है। नीतीश कुमार पर न सिर्फ बीजेपी बल्कि बिहार की जनता को भी पूरा भरोसा है। एनडीए की जीत के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, ये फैसला विधायक दल तय करेगा। अमित शाह के इस बयान के बाद बिहार में खलबली मच गई। सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी कि क्या बिहार में एनडीए अगर फिर से सत्ता में आती है तो नीतीश की जगह कोई और मुख्यमंत्री होगा। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब नीतीश को लेकर चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बनाए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। पहले भी कुछ नेता दबे स्वर में इस तरह की बातें कर चुके हैं। बहरहाल अमित शाह के बयान को लेकर जेडीयू कह रही है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए जेडीयू नेता ललन सिंह और शाहनवाज हुसैन क्या कुछ कह रहे हैं। आप लोग बात को समझते नहीं। गृह मंत्री जी के बयान के अलग अलग भाग को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। गृह मंत्री जी ने बार बार कहा है कि हम बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री विधायक दल तय करेगा, एनडीए का विधायक दल तय करेगा, ये परंपरा ही है। पिछली बार भी मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार जी, तो किसने तय किया था? एनडीए विधायक दल ने तय किया था। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, जीतेंगे
और सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री उन्हीं को बनाएंगे सर? जनता बनाती है ना। अभी जनता, हम लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, जीतेंगे और उनके नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। एनडीए मानती है सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे? नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, जीतेंगे और उनके नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। तो सुना आपने, शाहनवाज हुसैन बार बार यही कह रहे हैं कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि जो बीजेपी लगातार यह कह रही थी कि चुनाव के बाद एनडीए जीती तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, अब यह कहना कि विधायक दल तय करेगा कि आखिर किस ओर इशारा करता है। बहरहाल बिहार में इस पर सियासत जोरदार है। आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। शिवम, एनडीटीवी, पटना। अब देखिए, कोई पहली दफा नहीं है जब नीतीश के चुनाव के बाद फिर सीएम बनने को लेकर सवाल उठ रहे हो। पहले भी बीजेपी की तरफ से ये बयान आते रहे हैं, जिससे लगता है कि क्या चुनाव के बाद नीतीश कुमार की गद्दी जा सकती है। और कुछ स्टेटमेंट्स आपको दिखा रहे हैं, जैसे 16 अक्टूबर 2025 को एनडीए की जीत के बाद सीएम का फैसला होगा, विधायक दल ये तय करेगा, अमित शाह ने ये कहा। संजय जायसवाल जो पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, जुलाई 2025 में उन्होंने कहा कि जनता माने या ना माने, इस बार सीएम फेस विधायक चुनेंगे, ना कि कोई पहले से तय कर देगा। नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने अगस्त 2025 में कहा कि नीतीश जी हमारे सम्मानित साथी हैं, लेकिन नेतृत्व का फैसला लोकतांत्रिक तरीके से होगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मई 2025 में कहा कि इस बार जनादेश किसी व्यक्ति नहीं, गठबंधन के एजेंडे के नाम पर होगा। मुख्यमंत्री पद पर फैसला दिल्ली और विधायक मिलकर करेंगे। इसी तरह से अप्रैल 2025 में चिराग पासवान ने भी कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा जनता और विधायक तय करेंगे, ना कि समझौते में बटेगा। गिरिराज सिंह ने जून 2025 में कहा, हम नीतीश जी का सम्मान करते हैं, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता चाहते हैं कि इस बार सत्ता में भाजपा का नेतृत्व हो। तो देखिए, इन बयानों के बिटवीन द लाइंस अगर आप समझेंगे तो मामला फिर वही है जिसकी हमने शुरुआत में बात की कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी के लिए जरूरी है या फिर वो उनकी मजबूरी है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं कि जब अमित शाह का ये बयान इस कदर वायरल है, तो ऐसे वक्त में जो गठबंधन महागठबंधन है वो किस तरह से इन बयानों पर निशाना साध रहा है और नीतीश कुमार की प्रेजेंस एनडीए में क्या होगी, उनकी रेलेवेंस एनडीए में क्या होगी, खास तौर पर चुनाव के बाद, ये सवालों में है। ये बात लगातार श्री तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि नीतीश जी को बीजेपी फिनिश करेगी, मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। ये बात सच हुआ, पहले से ही बीजेपी कह रही है। तो 2025 बीजेपी करेगी नीतीश जी को फिनिश, ये बात की घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने पटना की धरती से कर दी। एनडीए में जारी खींचतान अब बाहर आने लगी है और इसी का परिणाम है कि अब बौखलाहट इनकी सार्वजनिक होने लगी है और नीतीश कुमार जी को जानना चाहिए कि ये उनका अंतिम चुनाव है और उन्हें पूरी तरीके से बर्बाद करने की साजिश अमित शाह और मोदी जी के नेतृत्व में रची गई है। तो देखिए, सीएम फेस को लेकर एनडीए में जो इस वक्त आपको सस्पेंस दिखाई दे रहा है, जीतन राम मांझी ने भी उस पर बड़ा बयान दिया है। क्या कह रहे हैं जीतन राम मांझी कि सीएम के चेहरे पर दुविधा नहीं होनी चाहिए, सीएम के चेहरे का ऐलान होना चाहिए। महागठबंधन में भी सीएम का चेहरा तय नहीं है। जीतन राम मांझी ने सीएम फेस को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। अपना विचार हमारा है व्यक्तिगत कि चुनाव के पहले नेता यानी होने वाले मुख्यमंत्री का भी नाम तय हो जाना चाहिए था, डायलमा नहीं रहना चाहिए। ये डायलमा गठबंधन में है, महागठबंधन में, जिसके चलते देख रहे हैं कि आज तक उन लोगों का लिस्ट फाइनल नहीं हुआ है और अनेक प्रकार के दावेदार हैं, सब कुछ इधर बोलते हैं कुछ उधर बोलते हैं। लेकिन सौभाग्यवश एनडीए में सब कुछ ठीक रहा है, अभी तक कोई विशेष बात नहीं हुई है। एक दो बात छोड़ के जिसमें मुख्यमंत्री जी की ने नाराजगी जताई थी। तो जीतन राम मांझी यहाँ कह रहे हैं कि सीएम के चेहरे का ऐलान होना ही चाहिए चुनाव से पहले, लेकिन चुनाव से पहले जो पोस्टर जारी हुआ है उस पोस्टर की भी जरा एक झलक देखिए। ये पोस्टर आप देख रहे हैं कि रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। 14 नवंबर को आ रही है एनडीए की सरकार। यहाँ पर प्रमुखता से आपको प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं, सम्राट चौधरी वहां दिखाई दे रहे हैं, जेपी नड्डा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखिए, इसमें आपको चिराग पासवान, कुशवाहा या जीतन राम मांझी के चेहरे नहीं दिखाई दे रहे। और इसी को लेकर इस वक्त सवाल है कि गठबंधन में बेशक आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन क्या सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। और बिहार में
यूं भी वहां के जो पोस्टर्स हैं वो राजनीति का स्वाद कम से कम जमीन पर क्या है उसकी हकीकत बता देते हैं। तो बिहार में आइए हम आपको एक तस्वीर और दिखाते हैं कि कैसे दिग्गज जब चुनावी मैदान में है तो वहां पर क्या कुछ दिखाई दे रहा है। अलग अलग तस्वीरें हैं, आइए एक बार फिर आपको स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखाते हैं। एक तरफ बिहार में आपको बता दें गृह मंत्री अमित शाह आज मौजूद है। सबसे पहले उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की और देखिए पूरी फोर्स इस वक्त चुनावी मैदान में दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं गया जी में सीएम मोहन यादव चुनाव प्रचार कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस बेगूसराय में पहुंचे हुए हैं। दिलचस्प है यहाँ पर सिवान विधानसभा को भी देखना, जहां पर उत्तराखंड के सीएम धामी पहुंचे, उनके साथ केशव प्रसाद मौर्य भी हैं, यूपी के डिप्टी सीएम, और यहाँ पर रोड शो दिखाई दिया है। तो बीजेपी का ये एक फुल शक्ति प्रदर्शन आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की इसलिए भी करनी होगी कि आज जब वो बिहार में मौजूद थे, रैली कर रहे थे छपरा में, लेकिन जिक्र कहां का हुआ, नजदीक के सिवान का। शहाबुद्दीन को लेकर निशाना साधा लालू परिवार पर। आज भी जंगल राज के विचार के खिलाफ हमारा लड़ाई। अगर आरजेडी आज भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे तो बिहार सुरक्षित रह सकता है क्या? बिहार को सुरक्षित रखना है तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी को फिर से लाना। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी समेत दूसरे दलों के तमाम नेताओं की धुआंधार रैली जारी है। सभी सीटों पर जीत के लिए सभी दल के नेताओं ने पूरा दमखम लगा दिया है। इसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह आज छपरा पहुंचे, जहां तरैया में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। नीतीश जी और मोदी जी ने बिहार की माताओं बहनों को उनके अकाउंट खाली न रहे इसकी व्यवस्था की। अमित शाह रैली तो छपरा में कर रहे थे, लेकिन अपने भाषण में उन्होंने छपरा के बगल के जिले सीवान का जिक्र किया, जहां से बाहुबली और पूर्व सांसद रहे शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा चुनावी ताल ठोक रहे हैं। दरअसल शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के रघुनाथपुर सीट से चुनाव लड़ने की वजह से ये सीट हॉट बन गया है। एनडीए में ये सीट जेडीयू के खाते में गई है और मुस्लिम बहुल सीट होने के चलते यहाँ एनडीए को जीत के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। ऐसे में एनडीए की कोशिश शहाबुद्दीन की आपराधिक छवि को याद दिलाकर वोटों का ध्रुवीकरण करने की है। यही वजह है कि एनडीए बार बार ओसामा की जगह शहाबुद्दीन का नाम ले रही है, ताकि जनता को वो दौर याद रहे। मुझे बताओ, अगर आरजेडी आज भी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट दे तो बिहार सुरक्षित रह सकता है क्या? जोर से बोलो, रह सकता है क्या? भाइयों बहनों, बिहार को सुरक्षित रखना है तो नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार की जोड़ी को फिर से लाना पड़ेगा। अमित शाह ने इसके अलावा 15 सालों के लालू राबड़ी के शासनकाल का जिक्र किया। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए शाह ने कहा, हमने पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों को मारा। एनडीए का जो लड़ाई है, नीतीश कुमार जी का जो लड़ाई है, वो लड़ाई उस वक्त भी लालू के जंगल राज के खिलाफ थी और आज भी जंगल राज के विचार के खिलाफ हमारा लड़ाई है। देखो, पहली दीपावली जब प्रभु श्री राम वनवास समाप्त कर अयोध्या लौटे थे, वो दीपावली कुछ दिनों के बाद आएगी जो आप मनाएंगे। दूसरी दीपावली अभी अभी समाप्त हो गई। बिहार की हर जीविका दीदी के अकाउंट में नीतीश जी और मोदी जी ने 10,000 रुपया जमा करा दिया है। 10,000 रुपया। छठ मैया की पूजा और दीपावली के दिन बिहार की माताओं बहनों को उनके अकाउंट खाली न रहे इसकी व्यवस्था करी। और ये लालू जी और कांग्रेस के राज में आतंकवादी खून की होलियां खेलते थे। अभी अभी जब पहलगांव में अपने यात्रियों को मारा
ऑपरेशन सिंदूर कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर मोदी जी ने आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अमित शाह 3 दिनों के बिहार दौरे पर हैं। कई और जगहों पर भी शाह रैली करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा विधानसभा सीटों को कवर किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और आइए आपको बिहार में सीमांचल की तरफ लेकर चलते हैं, जहां की किशनगढ़ सीट प्रमुख केंद्र में है, क्योंकि किशनगढ़ सीट अपने आप में वहां से पूरे सीमांचल की राजनीति की भी एक तरह से धुरी है। बीते 50 सालों में यहां से कोई हिंदू कैंडिडेट चुनाव नहीं जीता है। एआईएम के टिकट पर तौसीफ आलम यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और नामांकन के दौरान इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के लिए बिरयानी पार्टी होस्ट की। हुआ क्या उस पार्टी में, देखिए। आप सोच रहे होंगे कि यह तस्वीर आखिर किसकी है, आखिर यहाँ क्या हो रहा है। ऐसी कौन सी चीज है जिसको लेकर लोगों ने लूट मचा रखी है। लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं और एक दूसरे पर चढ़े जा रहे हैं। यहाँ आखिर ऐसा क्या है जिसको लेकर लोग आपस में लड़ रहे हैं? तो इसका जवाब है बिरयानी। बिरयानी के लिए लोग किस कदर धक्का मुक्की कर रहे हैं और एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, यह आपके सामने है। दरअसल ये तस्वीर बिहार के किशनगंज जिले की है, जहां बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से एआईएमआईएम के उम्मीदवार तौसीफ आलम ने नामांकन का जश्न मनाने के लिए बिरयानी की दावत रखी थी। बिरयानी के लिए कार्यकर्ता इस कदर बेकाबू हो गए कि एक दूसरे से छीना झपटी करने लगे। एआईएमआईएम के कार्यकर्ता एक दूसरे पर चढ़ गए और बिरयानी के लिए लूट मचा दी। यहाँ मौजूद हर शख्स इस फिराक में है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पैकेट अपने झोले में भर लिया जाए, मानो फिर बिरयानी कभी खाने को मिलेगी ही नहीं। इस दौरान कई बार हालात तो हाथापाई की बनाई, हालांकि किसी तरह हालात को संभाला गया। बहरहाल नामांकन तो हुआ, लेकिन जश्न किस कदर मना, तस्वीरें इसकी गवाही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देखिए, कार्यक्रम की शुरुआत में बात हमने नीतीश कुमार पर की कि क्या वो सीएम फेस रहेंगे चुनाव बाद तक भी ये सवाल है, लेकिन यही सवाल तो फिर महागठबंधन में भी गूंज रहा है और वहां पर तेजस्वी यादव को लेकर ये सवाल है, क्योंकि देखिए महागठबंधन ने भी अनाउंस नहीं किया है। हालांकि आरजेडी खेमे से बार बार ये कहा जा रहा है कि होंगे तो फेस तेजस्वी ही। दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस पर औपचारिक रूप से कुछ साफ तौर पर कह नहीं रही, लेकिन इस बीच एनडीए ने क्यों तेजस्वी यादव के लिए ललबबुआ शब्द का प्रयोग कर दिया, देखिए। तेजस्वी यादव आज भी राजनीति में ललबबुआ हैं। तेजस्वी यादव को बार बार ललबबुआ क्यों कहा जा रहा है? ये नेपो बॉय, बड़े बाप के बेटे हैं, ललबबुआ हैं। क्यों कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव बड़े बाप के बेटे हैं? सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। राघोपुर से नामांकन दाखिल करते हुए तेजस्वी यादव के साथ उनके घर के लोग मौजूद हैं। माता पिता और बहन तेजस्वी का पर्चा दाखिल कराने आए हैं। एनडीए के नेता इसी तस्वीर के मायने निकाल रहे हैं। पूछ रहे हैं कि गठबंधन के बाकी साथी कहां हैं? कि तेजस्वी यादव आज भी राजनीति में ललबबुआ हैं। इनके डैडी बीमार हैं बेचारे, उनको भी जाना पड़ा राघोपुर उम्मीदवारी के नॉमिनेशन में। मम्मी, बहन, इसका मतलब अभी तेजस्वी यादव परिवार की नजरों में भी राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है। एनडीए के नेता आरोप लगा रहे हैं कि महागठबंधन की गांठ बहुत कमजोर साबित हुई और जब ये आरोप लग रहा है तब निशाने पर सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव ही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तो पहले ही तेजस्वी को ललबबुआ घोषित कर चुके हैं। एक देखिए, उन्होंने जैन जी कहा था और उसी में एक शब्द निकला था नेपो किड। तो ये नेपो किड तो मैं नहीं कहूंगा, ये नेपो बॉय, बड़े बाप के बेटे हैं, ललबबुआ हैं। अगर ये विदेश से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुना है कि कैंडिडेट तय कर,
तो वोटर भी वर्चुअल देख मिल लेगा उनसे। बिहार के समाज में लल बबुआ शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर ऐसे बच्चे के संदर्भ में किया जाता है जो नादान हो, यानी जिसके व्यवहार में गंभीरता की कमी हो, जो अपने माँ बाप का दुलारा हो लेकिन गंभीर निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से तैयार ना हो। तो क्या एनडीए के नेता तेजस्वी के बारे में ये कहना चाह रहे हैं कि वो अभी राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है? तेजस्वी के अंदर नेतृत्व क्षमता की कमी है, उन्हें माता पिता के मार्गदर्शन की जरूरत है। और इस वक्त आपको बताते हैं एक अहम महत्वपूर्ण खबर सीमांचल को लेकर। सीमांचल की राजनीति का एक बड़ा चेहरा माने जाने वाले सरफराज आलम, जो आरजेडी में हुआ करते थे पूर्व सांसद, वो शामिल हो गए हैं प्रशांत किशोर की पार्टी में, जनसुराज में। अररिया के पूर्व सांसद सरफराज आलम प्रशांत किशोर की पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। आरजेडी से इस्तीफा दिया और जब इस्तीफा दिया तो उसके बाद कहा कि ईमान की कोई कीमत नहीं है। जनसुराज ने कहा कि सरफराज आलम के शामिल होने से सीमांचल में पार्टी को मजबूती मिलेगी। बहुत सारे मुद्दे हैं जो मैं पार्टी के साथ कभी दायां बायां नहीं देखने का काम किया। क्षेत्र में जनता के साथ ईमानदारी से रहे और पार्टी के साथ भी वफादारी से रहे। चुनाव लूज कर गए, उसके बाद भी पार्टी में मैं ईमानदारी से रात दिन में मेहनत किया। तो अब पार्टी में रहने का कहीं से कोई मतलब नहीं है। ईमान का कोई कीमत नहीं है, पैसे का कीमत है। इसलिए मैं पार्टी से रिजाइनेशन कर रहा हूँ और मैं दुखी हूँ और जाऊँगा। क्षेत्र का जनता जो कहेगा मैं वही करूँगा। फिलहाल यहाँ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे धमकी के बाद मिला मुन्ना शुक्ला की बेटी को टिकट। अब देखिए, बिहार में महागठबंधन की गांठ जगह जगह खुलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा कहने की वजह है बिहार की लालगंज सीट, क्योंकि यहां से आपको बता दें कांग्रेस और आरजेडी दोनों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी को, शिवानी शुक्ला को आखिरकार टिकट मिला है और आखिरी दिन ये टिकट मिला। लेकिन इसके साथ ही दिलचस्प ये भी देखना है कि ये टिकट मिला कैसे, धमकी के बाद। तेजस्वी जी लड़े जरूर हो सकता है महागठबंधन को बचाने के लिए वो आ भी जाए आपके सामने और बोल भी दे कि मैं अगर खड़ा हूं तो कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ। हेलो, तो आप लोग मेरा साथ छोड़ देंगे क्या? कभी नहीं, हम लोग छोड़ेंगे आपको, कभी नहीं। आदमी को बकायदा टक्कर दे सकते हैं। मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला ने समर्थकों से पूछा, आप लोग तेजस्वी के कहने पर मेरा साथ छोड़ देंगे क्या? और शिवानी शुक्ला को जवाब मिला, कभी नहीं छोड़ेंगे। कभी नहीं, हम लोग छोड़ेंगे आपको, कभी नहीं। कहा जा रहा है कि लालगंज सीट से तेजस्वी यादव को मिली इस चुनौती के बाद आनन फानन में समीकरण बदल गए। अगली सुबह शिवानी शुक्ला अपनी मां अन्नू शुक्ला के साथ राबड़ी हाउस पहुंची और अंदर से निकली तो शुक्ला परिवार के हाथ में आरजेडी का सिंबल था। आज पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन है और मुन्ना शुक्ला की पत्नी और उनकी बेटी लेकर बाहर निकल रही है। मैडम, लगभग 3 से 4 घंटे मात्र बचे हैं नामांकन में और मुन्ना शुक्ला की पत्नी और उनकी बेटी इस वक्त राबड़ी आवाज से सिंबल लेकर निकल रही हैं। इसी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की गांठ भी खुलती दिख रही है, क्योंकि वैशाली की जिस लालगंज सीट पर कांग्रेस ने पहले ही आदित्य कुमार राजा को अपना प्रत्याशी घोषित कर रखा है, वहां से राष्ट्रीय जनता दल ने शिवानी शुक्ला को अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार दिया है। मैं शेर की बेटी गुर्रा रही थी इतनी देर से, दहाड़ूंगी तो कान फट जाएंगे। मैं ही
शेर की बेटी हूं जो किसी भी आदमी को बकायदा टक्कर दे सकती है। लालगंज सीट से 3 बार मुन्ना शुक्ला और 1 बार उनकी पत्नी अनु शुक्ला चुनाव जीत चुकी हैं। मुन्ना शुक्ला ने वैशाली से 2024 का लोकसभा चुनाव आरजेडी के टिकट पर लड़ा और हार गए। फिलहाल वो बिहार के पूर्व मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में जेल में हैं। ये इलेक्शन मैं बस इसलिए लड़ना चाह रही थी कि कहीं कोई सुविधा हो जाए मेरे पापा के लिए। मेरे पापा को मैं अपने जेल से निकाल लूं, बस इसलिए। मेरे पापा अगर जेल में नहीं होते तो ये इलेक्शन में खड़ी नहीं होती। शिवानी देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। का ताला टूटेगा, का ताला टूटेगा। मुन्ना शुक्ला जेल से छूटेंगे या नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुन्ना शुक्ला के लिए कांग्रेस और आरजेडी का महागठबंधन जरूर टूटता दिख रहा है। शिवानी देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। का ताला टूटेगा, का ताला टूटेगा। ये तो आपने बिहार में धमकी का असर देखा, जिसके बाद टिकट मिल गया। लेकिन सवाल अब ये भी है कि क्या बिहार में चुनावी चित्रहार चल रहा है। चुनावी चित्रहार इसलिए क्योंकि चाहे एनडीए हो, महागठबंधन हो या फिर जनसुराज हो, तीनों ही खेमों ने चुनावी मैदानों में चमकते हुए चेहरों को उतारा है, जो आर्टिस्ट भी हैं, परफॉर्मर भी हैं, अभिनय की फील्ड में भी हैं। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट चुनावी मैदान में हैं, कुछ इनडायरेक्टली भी चुनावी मैदान में अपना अपना रोल निभा रहे हैं। तो देखिए इनके चुनावी मैदान में होने का असर क्या है। बिहार में चुनावी चित्रहार है, स्टार्स की भरमार है, ताबड़तोड़ प्रचार है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिहार के चुनावी समर में चाहे एनडीए हो, चाहे महागठबंधन या फिर थर्ड फ्रंट से जनसुराज, सबकी तरफ से कोई न कोई स्टार या तो चुनावी मैदान में है या फिर स्टार प्रचारकों की लिस्ट में। बिहार में कौन से स्टार किस तरफ से मोर्चा थामे हुए हैं, इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये तस्वीर देखिए। भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आरजेडी ने खेसारी लाल को छपरा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। इसी के लिए खेसारी पार्टी का सिंबल लेने राजद सुप्रीम लालू प्रसाद यादव के पास पहुंचे थे। पार्टी का सिंबल लेने के बाद खेसारी ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। अगर हमें प्रेरित नहीं करते तो शायद मैं चुनाव में उतरता भी नहीं, क्योंकि वहीं से मैं चाहता भी था कि वाइफ मेरी चुनाव लड़े। मैं कभी राजनीति में आना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे टाइम देना था। मैं किसी भी काम में टाइम देता हूँ, वक्त देता हूँ। अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा संगीत को थोड़ा सा साइड नहीं करूंगा, बल्कि थोड़ा कम करूंगा, इधर टाइम ज्यादा दूंगा, क्योंकि समस्या छपरा में बहुत ज्यादा है। खेसारी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर छपरा की जनता के लिए उन्होंने काम नहीं किया तो अगली बार उन्हें वोट न दे। लेकिन बिहार बदलना चाहते हैं, इसलिए एक बार जनता उन पर जरूर भरोसा करे। एक बार बदलने की जरूरत है। अगर आपको लगे कि नहीं सही, हम अच्छे नहीं, तो हमें भी बदल देना। हम ये नहीं कह रहे कि हमें रेगुलर कर देना। आप एक बार बदल के तो देखो बिहार बदलता है कि नहीं। हमने अभी बिहार को बदला ही नहीं। हमने अपने सोच में कभी बिहार को बदलते हुए देखना नहीं चाहे, इसलिए शायद बिहार अभी तक नहीं बदला। बिहार में खेसारी लाल महागठबंधन की तरफ से हैं, तो वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में भोजपुरी स्टार पवन सिंह और निरहुआ को जगह मिली है। पवन सिंह के तो चुनाव लड़ने की भी चर्चा थी, लेकिन पिछले दिनों अचानक उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया। पवन सिंह और निरहुआ चुनाव में बीजेपी की तरफ से प्रचार करेंगे। चुनावी चित्रहार में अब सीमा सिंह और रितेश पांडे की भी बात करते हैं। सीमा सिंह को चिराग ने छपरा के मरहोड़ा विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया है, तो वहीं रितेश पांडे को प्रशांत किशोर ने करघर से चुनावी मैदान में उतारा है। बिहार में चुनावी चित्रहार के बीच चर्चा मनोज वाजपेयी की भी हो रही है। दरअसल तेजस्वी के नाम से ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया गया जो आरजेडी और तेजस्वी के सपोर्ट में था। इस वीडियो में अभिनेता मनोज वाजपेयी भी थे। जब वीडियो वायरल हुआ तो पता चला कि ये एआई से बनाया गया वीडियो था। मनोज वाजपेयी ने इसके बाद ट्विटर पर लिखा भी कि ये वीडियो उनका नहीं है और न ही उनका किसी भी राजनीतिक पार्टी के साथ कोई जुड़ाव है। वैसे चुनाव आयोग साफ कह चुका है कि चुनाव में किसी तरह के एआई वीडियो का इस्तेमाल नहीं करना है।
बहरहाल बिहार चुनाव के लिए अलग अलग दलों से स्टार्स ने भी मोर्चा संभाल रखा है। कोई चुनाव लड़ रहा है तो कोई प्रचार कर रहा है। सवाल ये कि आखिर ये स्टार्स क्या हवा का रुख अपनी पार्टी की तरफ मोड़ने में सफल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। वैसे इन चमकते चेहरों में एक चेहरा सांसद रवि किशन का भी है, जो प्रचार के लिए पटना पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक जीत एनडीए हासिल करेगा, 170 से ऊपर सीटें एनडीए लाएगा। 170 पार हुई। बिहार में विकल्प नहीं है, मोदी जी का, नीतीश जी का कोनो विकल्प नहीं। सच्चाई विकास के साथ बिहार है और सदैव रहेगा। ये माँ जानकी की पावन धरती, गुरु गोविंद जी की धरती, चाणक्य की धरती है। अब बिहार अपने आप को पीछे कहीं जंगल राज में नहीं ले जाएगा। बहुत बड़ा रोजगार होगा। जेनजी क्राउड, युवाओं पर मोदी जी का और नीतीश जी का इस बार फोकस होगा। और इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली से आपको बड़ी खबर देते हैं, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में एनडीटीवी का वर्ल्ड समिट चल रहा है आज सवेरे से, जहां पर ग्लोबल लीडर्स की मौजूदगी है। और इन सब के बीच आज के दिन का सबसे बड़ा हाईलाइट, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 8 बजे शिरकत करने वाले हैं। और अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री ने खुद इस बात को एक्स पर पोस्ट के जरिए शेयर किया। रात 8 बजे एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में शामिल होंगे और देश को संबोधित करेंगे, समिट को संबोधित करेंगे, जिसमें भारत के विकास से जुड़े मुद्दे और बीते वर्षों में जो अचीवमेंट्स सरकार की रही हैं, देश की रही हैं, उनका जिक्र होगा। तो आप भी एनडीटीवी के सभी प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिएगा प्रधानमंत्री के संबोधन में, जिसमें अब बस कुछ ही पलों का वक्त बाकी है। 1 घंटे बाद रात 8 बजे आप प्रधानमंत्री को एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में देखेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। बात एक बार फिर बिहार की, जहां पर आपको बता दें कि एक बड़े बड़े महारथी धुरंधर जब चुनावी मैदान में है, ऐसे वक्त में तेज प्रताप यादव भी अपने इलेक्शन कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन परिवार साथ नहीं है। और जब ये सवाल उनसे पूछा जाता है तो उनका जवाब क्या रहता है, देखिए। पिछली बार जब भैया महुआ गए थे तो सरकार बनी थी 15 साल बाद, और अब जो इस बार जो है भैया महुआ जा रहे हैं तो सीएम का कुर्सी भैया, चाबी भैया के पास रहेगा। और हाजिर जवाबी जो कर रहे हैं ना, सबका नवाबी भैया छोड़ा देंगे आने वाले समय में। और भैया जो है फिर से बोलेंगे, ऊपर देख लीजिए, परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और राजमाता राबड़ी देवी जी कहीं भी हो, राजमाता आशीर्वाद भैया को देंगी। क्या तेज प्रताप यादव के साथ मां का आशीर्वाद है? ऐसे में जबकि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव दोनों नामांकन का पर्चा दाखिल कर चुके हैं, तो बिहार की राजनीति में ये सवाल पूछा जा रहा है कि पार्टी तो नहीं, पर क्या परिवार तेज प्रताप के साथ है? तेजस्वी के नामांकन में जहां पूरा परिवार उनके साथ था, तो वहीं तेज प्रताप अकेले थे। ये और बात है कि तेज प्रताप अपने साथ दादी मठिया देवी की तस्वीर लेकर नामांकन के लिए निकले। लेकिन सच्चाई यही है कि जिस तरह से तेजस्वी के साथ पिता लालू प्रसाद, मां राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती दिखी, उस तरह से तेज प्रताप को परिवार का साथ नहीं मिला। हाँ, तेज प्रताप ने बहन को वीडियो कॉल जरूर मिलाई। दुनिया में बायसन प्यार कहाँ, तोहरा जैसन भाई कहाँ। वैसे तेज प्रताप की वो तस्वीर भी सामने आई जिसमें वो मां राबड़ी देवी से आशीर्वाद ले रहे हैं। राघोपुर और महुआ दोनों सीटों पर सबकी निगाहें हैं। दोनों सीटें लालू परिवार का गढ़ मानी जाती हैं, लेकिन अब की बार तेज प्रताप पार्टी और परिवार से बाहर। और देखिए, बिहार की राजनीति में बड़ी खबर इस वक्त महागठबंधन के लिए ये भी है कि मुकेश सहनी मान गए आखिरकार। कल के दिन में अलग अलग वक्त में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चली, लेकिन आखिरकार 15 सीटों पर सहमति बनी। हालांकि खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन मान मनोबल का ये दौर कैसे चला और आखिरकार किस बात पर बात बन गई, देखिए। महागठबंधन में 24 से 36 घंटे तक ऊहापोह की स्थिति चलती रही। सियासी गलियारे में ये चर्चा हो रही थी कि महागठबंधन टूट जाएगा। खबरें थी कि किसी भी वक्त महागठबंधन में टूट हो सकती है और वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी इससे अलग हो सकती है। महागठबंधन में अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा था। बातचीत और मनाने का दौर जारी था। महागठबंधन में सीट बंटवारे का पूरा खेल अंतिम समय तक इसलिए फंसा रहा क्योंकि मुकेश सहनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पर अडिग रहे। निषाद समाज से आने वाले सहनी ने शुरुआत में 60 सीटों की मांग रखी थी।
साथ ही उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद की भी दावेदारी ठोक दी थी। ये मांग न तो आरजेडी को रास आई और न ही कांग्रेस को। कांग्रेस ने तो सार्वजनिक मंच से इस पर नाराजगी भी जता दी थी। गठबंधन में पहले से ही सीटों को लेकर खींचतान चल रही थी। ऐसे में वीआईपी की ऊंची मांग ने माहौल को और जटिल बना दिया। सीटों को लेकर वीआईपी के अंदर जबरदस्त ड्रामा हुआ। पटना के होटल मौर्या में पार्टी ने दोपहर 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की घोषणा की थी। राजनीतिक गलियारों में अटकलें थीं कि साहनी गठबंधन से अलग होने की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन पहले 12, फिर शाम 4 और फिर शाम 6 बजे 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया गया, लेकिन तीनों बार इसे रद्द करना पड़ा। कई दौर की बैठकों, फोन कॉल्स और दिल्ली से लेकर पटना तक चली बैठकों के बाद आखिरकार मुकेश सहनी को सिर्फ 15 सीटों पर संतोष करना पड़ा। हालांकि इसके साथ उन्हें राज्यसभा और एमएलसी सीटों की भविष्य की गारंटी का आश्वासन भी दिया गया। अब सवाल उठता है कि गठबंधन ने साहनी के इतने नखरे क्यों सहे? तो इसका जवाब है बिहार की राजनीति में निषाद यानी मछुआरा नाविक समुदाय लगभग 6 से 7% वोटों पर असर रखता है। साहनी खुद को इस समुदाय का राजनीतिक चेहरा बनाकर पेश करते हैं। इसके अलावा पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के बीच इनकी पकड़ भी कुछ इलाकों में प्रभावी मानी जाती है। यही वजह रही कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही साहनी को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सके। उन्हें पता था कि अगर वीआईपी गठबंधन से बाहर गया तो उसके वोट सीधे एनडीए के खाते में जा सकते हैं और ये नुकसान महागठबंधन के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। मुकेश साहनी की राजनीति हमेशा से महत्वाकांक्षा से भरी रही है। 2018 में वीआईपी के स्थापना के बाद वो तेजी से सुर्खियों में आए। कभी एनडीए तो कभी महागठबंधन में रहे, लेकिन इस बार तो फाइनल हो चुका है कि वो महागठबंधन के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। आइए आपको एक बार दिखाते हैं कि वीआईपी को कौन कौन सी सीटें जो हैं वो इस बार मिली हैं। 15 सीटें जिनका हम जिक्र कर रहे हैं आपको दिखा भी रहे हैं इसमें। केसरिया, झांझरपुर, गोपालपुर, छातापुर, गौड़ाबोरम, भभुआ, रजौली, सहरसा, सकरा, अलीनगर, अमौर, हरनौर, नालंदा, भटनाहा और नौतन, ये वो इलाके हैं जहां से वीआईपी के कैंडिडेट्स महागठबंधन के लिए चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए, इस बीच अब जिस राज्य में चुनाव हो रहे हैं वहां से तो आपको अलग अलग तरह के चुनावी बयान इस वक्त राजनीति के केंद्र में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र से एक विधायक ऐसे हैं जिन्होंने ये कह दिया कि हिंदू लड़कियों को जिम नहीं जाना चाहिए। इतकं मोठं षड्यंत्र है, नीट समझून घ्या। नहीं, हमारा भाभी का बेटा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोलता है, वो ऐसा नहीं है। ये हिंदू लोग जो काम करते हैं वो ऐसे ही बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्ही बघा, जिम मध्ये जाताना ट्रेनर कोण आहे बघा, जिम मध्ये आपल्या जर तरुण मुली जिम मध्ये जात असतील त्यांना समजावून सांगा, योगा करा घरात, तिकडे जिम कडे जायची आवश्यकता नाही। हे फसवतायत, हे तुमच्यावरती अन्याय करतायत। एक बार फिर आपको एनडीटीवी वर्ल्ड समिट की तरफ लेकर चलते हैं, जहां पर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक मंच पर मौजूद है अब से कुछ देर पहले, और इस दौरान कई बड़ी बातों का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत आना उनके लिए एक गौरवान्वित करने वाला पल है। भारत और ब्रिटेन के रिश्तों को लेकर अहम टिप्पणी की, खुद को आरसीबी का फैन बताया और कैसे भविष्य में भारत और ब्रिटेन के बीच बड़े जो है फैसले लिए जा सकते हैं, बड़े समझौते हो सकते हैं। आइए आपको इस बातचीत का कुछ अंश सुनाते हैं। Actually, the most important thing that they have done for me is ensure that I fall in love with RCB. Yes. And that, I think earlier this year, I was very fortunate to go to Ahmedabad with Akshar to see the IPL final. Isala Cup Namdu, I'll just put that on the record. To RCB fans here, a very soft spot for India, as you can imagine, and that's why I get my fix through RCB, and so that's my other great passion, as well as my home football teams.